आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे पिछले वीडियो में जो आपको मैंने बताया था कि संक्रमण तत्वों के गुण, उसी को हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको संक्रमण तत्वों के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को समझाया था। आज हम उसके अगले गुण रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। अधिकांश जो संक्रमण तत्व हैं उनके जो यौगिक होते हैं या जलीय आयन होते हैं वो सब रंगीन होते हैं। आइए उसके कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो कारण होता है, रंगीन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका जो कारण है वो है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण। अब जानते हैं कि ये क्या होता है डीडी संक्रमण। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि किसी डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो संक्रमण तत्व की आइसोलेट यानी एकल या आयनिक अवस्था में, इन सब की ऊर्जाएं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की समान होती है। या हम इनको कहते हैं कि ये सब डीजनरेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपभ्रष्ट। क्या बोलते हैं? अपभ्रष्ट, डीजनरेट। इसको हम बोलते हैं अपभ्रष्ट, डीजनरेट। तो होता क्या है कि जब कोई संक्रमण तत्व किसी उदासीन परमाणु या अणुओं या ऋणायन के संपर्क में आता है या प्रभाव में आता है, तो उसकी जो डीजनरेसी है, जो अपभ्रष्टता है, वो भंग हो जाती है। इसको हम इस एनर्जी डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में जो 5 डी ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये सभी अपभ्रष्ट कहलाते हैं और सबकी ऊर्जाएं समान होती हैं। अब देखिए, जब भी ये किसी ऋणायन या उदासीन अणुओं की उपस्थिति में या उनके संपर्क में आता है, तो इनकी ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर आता है और एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और जब एनर्जी बढ़ जाती है तो पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये डीजनरेसी होती है इनकी, वो अपभ्रष्टता भंग हो जाती है, जिसके कारण ये 2 समूह में बढ़ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं T2G, जो निम्न ऊर्जा युक्त समूह होता है। उसमें 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स आते हैं। और एक EG, जो हायर एनर्जी उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है, उसमें 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो पूरा डीजनरेसी यानी अपभ्रष्टता को भंग करने का जो प्रक्रम है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो ऋणायन या उदासीन अणुओं के प्रभाव में होती है। इस कारण उसको हम क्रिस्टल फील्ड विपाटन या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसकी अपभ्रष्टता जो होती है वो भंग होती है। भंग होने के कारण उस बहुत 2 ऊर्जा के समूह में बढ़ जाते हैं, जिसमें एक निम्न ऊर्जा का समूह होता है जिसको हम T2G कहते हैं, और एक उच्च ऊर्जा का समूह होता है जिसको हम EG कहते हैं। अब होता क्या है कि जो भी संक्रमण तत्व है, आप जानते हैं उसमें उसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 फॉर्म में रहते हैं इसमें, एक EG, एक T2G। शुरू में क्या होता है, वो इस निम्न ऊर्जा स्तर में रहता है जिसको हम T2G कहते हैं। जब उसमें दृश्य प्रकाश पड़ता है, जो लाइट पड़ती है, वो जब इसमें पड़ेगी तो ये जो निम्न ऊर्जा स्तर यानी T2G में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप यहां पर देख रहे हैं, वह HNU को, दृश्य ऊर्जा को अवशोषित कर इस उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। यहां से माइग्रेट करके यहां चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है। इसी डी से डी में इलेक्ट्रॉन के
जाने को ही हम डीडी संक्रमण कहते हैं। देख रहे हैं आप, पहले वो लोअर एनर्जी स्टेट में था, जब उसमें दृश्य प्रकाश पड़ा तो उसने एक तरंग दैर्ध्य अवशोषित करी, उससे उसकी ऊर्जा बढ़ गई और उसकी वजह से वह T2G को छोड़कर EG में ट्रांसमिट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं डीडी संक्रमण। अब क्या है कि जब भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डीडी संक्रमण के कारण T2G से EG में यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, तो वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तरंग दैर्ध्य का मीनिंग रंग को, निश्चित रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो बचा हुआ जो रंग होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, संचारित हो जाते हैं। अब जब संचारित जो प्रकाश है वह उस अवशोषित प्रकाश के एक संगत पूरक रंग को प्रदर्शित करता है, वही पूरक रंग उस यौगिक के द्वारा या उस जलीय आयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी कारण जो संक्रमण तत्वों के यौगिक हैं वो रंगीन होते हैं। कारण समझ में आया आपको कि डीडी संक्रमण क्या है? फिर से आप क्लियर कर लीजिए कि अभ्रष्ट होते हैं, सबकी एनर्जी समान होती है। जब वो किसी ऋणायन या उदासीन अणु के प्रभाव में आता है, उसकी अभ्रष्टता भंग हो जाती है, जिस कारण वह दो समूह में बढ़ जाता है, एक T2G जो निम्न ऊर्जा का समूह है और एक EG जो एक उच्च ऊर्जा का समूह है। तो सामान्य अवस्था में जब संक्रमण तत्व के पास आप जानते हैं कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो सामान्य अवस्था में होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन T2G वाली स्थिति में होता है, यानी निम्न ऊर्जा वाली स्थिति में होता है। जब वो दृश्य प्रकाश से कुछ विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है तो वह उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और इसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाने को ही हम डीडी संक्रमण कहते हैं। और जब वो इस प्रकार का संक्रमण करता है तो एक निश्चित प्रकार का रंग अवशोषित करता है, और जो संचारित रंग है वो अवशोषित रंग के पूरक रंग को प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण जो संक्रमण तत्व के यौगिक या उनके जलीय विलयन में जो आयन होते हैं वो रंगीन प्रतीत होते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्यूप्रिक आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करता है कि लाल रंग के विकिरण को अवशोषित करता है, और उसके पूरक रंग जिसको हम हरे नीले रंग के प्रकाश को संचारित करता है, जिसकी वजह से जो क्यूप्रिक आयन होते हैं वो हरे नीले रंग के दिखाई देते हैं। ऐसी कोबाल्ट 2 है, कोबाल्ट 2 नीले हरे को विकिरण को अवशोषित करता है और उसके संगत लाल रंग को संचालित करता है, जिसकी वजह से जो कोबाल्ट 2 के जो आयन जो यौगिक होते हैं या आयन होते हैं वो सब के सब लाल रंग के प्रतीत होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहना चाहें तो ये कारण बनता है कि अगर डीडी संक्रमण नहीं हो तो जितने भी संक्रमण तत्व हैं जिनमें पूर्णतः भरे हुए डी ऑर्बिटल्स होते हैं या पूरा ही डी ऑर्बिटल खाली रहता है, उनमें डीडी संक्रमण नहीं होता है। इस कारण वो सबके सब रंगहीन होते हैं। तो रंगहीन होने का मुख्य कारण पूर्णतः भरा हुआ डी ऑर्बिटल होता है या फिर पूर्णतः खाली। इसी कारण जो S और P ब्लॉक के अधिकांश जो यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। उसका कारण यही है, या तो उनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं या होते हैं तो पूर्णतः भरे होते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि S और P ब्लॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी वो उस अल्ट्रावायलेट लाइट से या उस लाइट से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उस दृश्य प्रकाश से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हायर एनर्जी स्टेट में माइग्रेट कर सकें या हायर एनर्जी स्टेट में जा सकें। तो इसकी वजह से सामान्यतः S और P ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं, तत्वों के जो यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। तो ये आपको कारण समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्वों के यौगिक और उनके जो जलीय आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और आप इसको समझ के जब इसको याद करेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको इसमें सुविधा रहेगी, और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि क्यों इस तरीके से जो डीडी संक्रमण के कारण ये जो संक्रमण तत्वों के यौगिक होते हैं वो कलर्ड प्रॉपर्टी या कलर्ड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके संक्रमण तत्वों के जो और जो गुण बचे हैं उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।